मेरी सास घर की नौकरानी मीना पर जान न्यौछावर करती थी। मुझे कहती थी, अगर इस घर में रहना है तो नौकरानी की सेवा करना, उसका हर कहा मानना। मुझे हैरानी होती कि आखिर एक नौकरानी को इतना सर पर क्यों चढ़ा रखा है। मेरे पति से पूछा तो वह एकदम से घबरा गया और कहने लगा, तुम बस इतना याद रखो कि तुम ही घर के सारे काम करोगी। अगर एक दिन भी तुमने छुट्टी किया तो कयामत टूट पड़ेगी। मुझे राज जानना था, इसीलिए एक दिन नौकरानी के कपड़े पहनकर जैसे ही सास के कमरे में गई तो मेरी जान निकल गई। शादी की पहली रात थी कि अभी मैं अपने कमरे में कदम रखने ही वाली थी कि अचानक देखा कि मेरी सास भागती हुई आई और मेरे पति को कहने लगी, मीना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मेरे साथ चलो, हम उसे लेकर अस्पताल चलते हैं। यह सुनकर पहले तो मैं बहुत हैरानी हुई। क्या मेरी सास नहीं जानती कि हम इस नई नवेली दुल्हन हैं? सारे दिन की रस्मों के बाद थके हारे अब कमरे में जाने को लगे हैं और यह खड़ूस सास की तरह साजिश करने आ गई। मुझे अपनी सास पर इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं थी कि वह हमारी शादी की पहली रात कोई इस तरह के गेम प्लान कर लेगी। मुझे तो लगा था कि बहुत अच्छी सास है और मेरा उसके साथ बहुत अच्छा बातचीत जमेगी। शादी का पहला दिन ही था कि मुझे लगा था कि मेरा पति अपनी माँ को समझाएगा कि नौकरानी को किसी और के साथ अस्पताल ले जाना को कहेगा। भला घर की नौकरानी के लिए घर का मालिक अपनी शादी की पहली रात क्यों बर्बाद करेगा? मगर इस वक्त सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जब मेरी पति इस वक्त भागते हुए अपनी माँ के साथ चला गया, एक नौकरानी के लिए इतनी फिक्र और जो दुल्हन बनकर बैठ खड़ी है, इसका क्या? इसके बारे में सोचने की किसी को जरूरत महसूस ही नहीं हुई। मैं खुद कमरे में चली आई और अपने पति का इंतजार करने लगी। सारी रात गुजर गई थी। सुबह 4 बजे के करीब वह वापस आया तो बहुत थका हुआ लग रहा था। जब मैंने उससे पूछा, इतनी देर से क्यों आए हो, तो कहने लगा, मीना को कमजोरी हो गई है, उसे टिप लगी है, इसीलिए मैं और माँ रात को उसके पास ही थे। दिल में मेरा यही चाह रहा था कि मैं खूब लड़ूं। यह बात क्या हुई? एक नौकरानी के लिए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन मेरी उस घर में एक ही रात की दुल्हन थी, इसीलिए झगड़ा करना ठीक न समझा। चुप ही रही और चुप ही सास की साजिश नजर आ रही थी। वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा मेरे पास आए, लेकिन अगर यही करना था तो इसके लिए बेटे की शादी मुझसे कराने की जरूरत क्या थी? मुझे लगा कि शायद मेरी सास मेरे लिए मुश्किल पैदा करेगी, मगर मैं गलत थी। वो सास नहीं बल्कि वो तो मीना थी। जब मैं पहली बार मीना को देखी थी तो मैं चौंक रही थी कि इसको देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि वो घर की नौकरानी हो सकती है। वो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, कहीं से भी नौकरानी वाली हरकत या हुलिया नहीं रखती थी, इसीलिए तो मुझे उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगा कि यह एक नौकरानी है। मैं तो इसे घर के सदस्य समझ बैठी थी, मगर बाद में मुझे पता चला कि वह मेरे ससुराल वालों की नौकरानी है। हैरान की बात यह हुई कि जब मेरा रिश्ता लेने आए थे तो नौकरानी को साथ लाने की क्या जरूरत थी? वह भी इतना अच्छा तैयार करवा के जैसे कि वह घर की ही हो। उसके जाने के बाद मैं इस बात में काफ़ी हैरान हुई थी। तो मेरी माँ मुझे कहने लगी, यह तो तुम्हारे ससुराल वालों का बड़प्पन है कि एक नौकरानी को भी घर वालों के जैसा ही दर्जा देते हैं, वरना आजकल के ज़माने में नौकरों की साथ इतना अच्छा सलूक कौन करता है? मेरी माँ की बात सुनकर मैं खुश हो गई और माँ ने तो इस रिश्ते के लिए हाँ करने का पक्का इरादा कर लिया, क्योंकि वह बार बार यही कह रही थी कि जो लोग अपनी नौकरानी के साथ इतना अच्छा बर्ताव करते हैं वो लोग अपने घर की बहू को सर आंखों पर बिठाकर रखेंगे, तो मेरी बेटी के लिए वो लोग बहुत अच्छे साबित होंगे। इसीलिए माँ ने अगले ही दिन रिश्ते के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद मेरी शादी की तारीख तय हो गई। शादी में सारे रस्में वो आगे आगे हो ही रही थी और घर के सारे कामों की जिम्मेदारी इसकी ही थी। हर कोई इसे ही आवाज़ देता। जितनी बार भी वह मेरे ससुराल वालों के साथ हमारे घर आई, इससे एक से बढ़कर एक सूट पहन रखा था। कभी कभी तो मुझे इसकी किस्मत पर जलन होती थी कि किस्मत तो देखो ऐसी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि एक नौकरानी को इतनी अहमियत होगी। दिन ब दिन मेरी सास का रवैया मेरे लिए ख़राब होता जा रहा था और मेरी सास कहती थी कि यह अपनी मर्जी से इस घर की नौकरानी बनी है, हमने इसे नहीं कहा था। तुम्हारा
फ़र्ज़ है कि तुम इसकी सेवा किया करो। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता। मैं इसके आगे पीछे फिर से सेवा करूं? मेरी गलती क्या है? मगर जाने मेरी सास मुझसे क्या दुश्मनी थी कि वह उसके सामने जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। मुझसे कहती थी कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें मीना का काम करने ही होंगे, इसकी सेवा करनी होगी। और वह बहुत चालाक लड़की थी, उसके सामने तो बेचारी बन जाती। और नहीं, आप भाभी को ऐसा वैसा कुछ मत कहें, मगर मेरे सामने मैं मुस्कुराती रहती, जैसे मेरी हालत में बहुत खुश महसूस हो रही हो। मुझे अपनी सास और ससुराल वालों के बहुत गुस्सा आता कि आखिर इन्होंने इस लड़की को इतना सर पर क्यों चढ़ा रखा है। मगर मैं यह अपनी मर्जी से इस घर की नौकरानी बनी हुई है तो इसमें क्या बड़ी बात है। यह यहाँ पर रहती है, खाती पीती है, तो कैसे लोग ये नौकरानी और बहू को एक ही बराबर मान सकते हैं। मैं सोच ली थी कि मैं अपने पति को इस बारे में बात करूंगी कि शायद घर के माहौल के बारे में कुछ पता नहीं था। जब मैं अपने पति से बात की तो मेरी बात सुनकर वह घबरा गए और कहने लगे, मीना किसी मामले में भी ना बोलना। वह बेचारी सारे घर का काम करती है, तो अगर तुम इसके काम कर दोगी तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। हम लोग जानते हैं कि तुम नहीं जानती, इसीलिए बेहतर है कि माँ जो कहती हैं वह कर दिया करो। इसकी बात सुनकर मेरे गुस्से के कमरे से बाहर आ गई। वह दरवाजे के आगे ऐसे लग रहा था जैसे हमारे अंदर होने वाली आपसी बात को सुन चुकी है, क्योंकि उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जैसे मुझे चैलेंज कर रही हो कि तुम इस घर से निकाल कर दिखाओ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या है जो मुझे नहीं मालूम। सब घर वाले जानते हैं कि आखिर मीना ऐसा भी क्या किया है। यह सब लोग इसके गुलाम बन चुके हैं। मैं देखती थी कि वह कहती थी कि घर वाले वैसे भी ही करते थे। यही कहा जाता है कि यह इस घर की नौकरानी है, मगर हकीकत में तो मैं जानती थी कि इस घर में ज़्यादा अहमियत है। घर में इसके अलावा कोई नौकरानी नहीं थी। मैं इसे पूछ सकती थी कि क्या बात है, जिससे मैं पूछ सकती थी कि क्या बात है। इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं खुद ही पता करना पड़ेगा कि आखिर इस सब के पीछे क्या वजह है। आखिर इतनी अहमियत की क्या वजह है। जब भी मैं सास या पति से बात करने की कोशिश करती तो दोनों हमेशा टाल देते। मेरे पति अपने घर में सबसे बड़े बेटे थे और 2 छोटे बेटे थे। एक बेटी थी। मेरा एक देवर कॉलेज में आखिरी साल में था, बाकी सब स्कूल जाते थे। मेरी सास इसके भी हर वक्त मीना की इज्जत करने की सलाह देती थी। बहुत तंग आ चुकी थी। हर सूरत में यही चाहती थी कि किसी तरह से इससे जान छुड़ाऊं। अपनी एक दोस्त से सलाह किया और मुझसे कहा कि तुम शादी क्यों नहीं करवा देती। आखिर लड़की जात है, कब तक कुंवारी बैठी रहेगी। शादी तो किसी दिन इसकी होनी ही है, तो इसे इस घर की शादी करके निकाल दो। मुझे उसकी सलाह पसंद आया और मैंने सोच लिया कि अब मैं ऐसा ही करूँगी। मैंने अपने 2-4 अच्छे रिश्ते अपने सास के सामने पेश किए। हम मीना शादी किसी अच्छे लड़के से करवा देते हैं, मगर वो तो मेरी बात सुनकर चिढ़कर वहाँ से चली गई। वह तुम क्या चाहती हो कि घर से चली जाए? कभी भी इतनी जल्दी इसकी शादी नहीं करूँगी। पूरा घर इसने संभाल रखा है, अगर ये गई तो इसकी जिम्मेदारी कैसे चलेगी। मैंने सास से कहा कि मैं किस लिए हूँ, मैं सब संभाल लूँगी। मेरी सास किसी भी सूरत में मान ही नहीं रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी ऐसा क्या डर है कि शादी नहीं करना चाह रही। अपनी सास से बात करके कमरे से बाहर निकली तो मीना आगे ही खड़ी थी। मुझे देखकर अजीब से लहजे में कहने लगी, भाभी आप मेरी शादी की फिक्र छोड़ दें, जब करनी होगी मैं खुद कर लूँगी। मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मैं तो हैरान रह गई कि अजीब लड़की है, किसी तो की फिक्र ही नहीं। घर वाले इसकी फिक्र में घुलते जा रहे हैं। मैं देखती थी कि रोज़ एक वही वक्त पर वह शाम को चाय लेकर मेरी सास के कमरे में जाती और फ़ौरन ही वापस पलट आती। कई बार इसकी बात सुनने की कोशिश की, मगर मुझे हमेशा नाकामी का सामना ही करना पड़ा। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा यह शक यकीन में बदलता जा रहा था कि कोई ना कोई ऐसा राज जरूर है जिसका जानना मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। एक दिन मीना घर में नहीं थी, शायद बाजार गई थी। जब वे घर पर नहीं होती थी तो बहुत सुकून मिलता था। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी भारी बोझ के आज़ाद हो गई हूँ। इसी
दौरान मेरी घड़ी पर नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि यह तो वही वक्त है जब वह सास के कमरे उसके लिए चाय लेकर जाती है। आज वह नहीं थी तो मैंने सोचा कि सास के दिल में घर में बनाने के लिए सास के लिए चाय ले जाती हूँ। इस वक्त मैं सर पर दुपट्टा ले रखा था, मेरा चेहरा छुपा हुआ था। मैं ट्रे में चाय ले रख कर वापस चली गई और सास बिना मीना समझकर कहने लगे, आखिर तुम कब तक मुझसे नाराज रहोगी? तुम मुझे माफ़ क्यों नहीं कर देती? फिर जब अचानक सास ने मुझ पर नज़र पड़ी तो वह एकदम से घबरा गई और कहने लगी, मेरे कमरे में इस वक्त क्या करने आई है? मैं चुपचाप वापस चली आई और सोचने लगी कि आखिर सास इस नौकरानी से किस बात की माफ़ी मांग रही है। कुछ दिन बाद की बात है कि अपनी एक दोस्त से मिल के इसके घर आई और वापसी पर मैंने मीना को देखा। वह एक बूढ़ी औरत के साथ एक जगह खड़ी फल खरीद रही थी। मुझे कुछ अजीब लग रहा था, इस औरत के पास क्या कर रही है और क्या गलती है? मेरी जानकारी के अनुसार तो यह दुनिया की अकेली ही है और इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था कि मैं मालूम करूं कि ये कौन रिश्तेदार हैं जिसके बारे में घर में किसी को मालूम नहीं। फल खरीदने के बाद वह इसके साथ धीरे धीरे चलती हुई उस बूढ़ी औरत के घर पहुंची, घर वापस आ गई। अगले दिन मैंने बातों ही बातों में सरसरी अंदाज में पूछा कि तुम्हारा कोई इस दुनिया में होगा, कोई रिश्तेदार या कोई जान पहचान वाला? तो वह मुझे नज़रों से देखने लगी, फिर नहीं में सर हिलाते हुए कहने लगी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो सचाहट झूठ बोल रही थी और इसके पीछे क्या वजह थी मुझे मालूम करना था। मैंने बहुत कोशिश की किसी तरह से मैं घर वालों को इसके खिलाफ कर सकूं, इन लोगों का रवैया थोड़ा सा, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ था। वह पहले ही इस तरह से परवाह करते थे, बल्कि अब महसूस करती थी कि ऐसा लगता था जैसे वह इससे डरते हैं। मेरे पति ज़बरदस्ती इसके सारे काम करवाता है, यही कहता है कि तुम्हें करने ही पड़ेंगे। तो इस बेचारी के अगर तुम कर दोगी तो क्या बुरा हो जाएगा? वह तो न हमसे तनख्वाह लेती है और ना ही इसे कभी इससे डिमांड की है। हम इसके ख्याल के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। 12 दिन बाद मैं मीना की चोरी चोरी घर की बाहर जाते हुए देखा तो मैं जल्दी से भागकर कमरे से बाहर निकली और किसी को बगैर बताए उसका पीछा करने लगी। उसने बाजार में कुछ सब्जियां और फल खरीदे और उसी बूढ़ी औरत के घर पर जाकर आई। मैंने नोट करना शुरू किया कि वह यह जानकर हैरानी हुई कि इसकी तो 2 दिन बाद का काम था, जो दवाइयाँ सब्जी फल वगैरह जाकर उस बूढ़ी औरत को पहुंचाती थी। आखिर इसकी मदद के जज्बे के पीछे क्या कहानी हो सकती है? मैं चाहती थी कि बूढ़ी औरत से ही मालूम करती, आखिर तुम इसके रिश्ते में क्या लगती हो? अगर इसे क्या जवाब देती मैं कौन हूँ, तो यह सब क्यों मालूम कर रही हूँ? तो इसके पहले मुझे इसे जान पहचान ही बनानी होगी। एक दिन सोच रही थी कि मौका कैसे लूँ। इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि दूसरे बात आ गए। एक दिन मुझे बाजार में कुछ खरीदारी करनी थी कि इसी औरत को देखा। वह सड़क पर पार करने की कोशिश करती रही थी। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो मेरे लिए बेहतर मौका था। इससे फ़ायदा उठाते हुए मैं जल्दी से आगे बढ़ी और इसका हाथ पकड़कर सड़क पार करवाई। वह बहुत खुश हुई और मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा, आपका इस दुनिया में कोई नहीं है जो आप इस उम्र में अकेली बाहर निकली हो? तो कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी एक बेटी है ना, लेकिन वह नौकरी करती है तो कभी कभार ज़रूरत पड़ती है तो मैं निकलती हूँ। हालांकि वह बहुत मना करती है। वह ये चौंक गई, यानी कि मीना इसकी बेटी है। मीना ने क्यों कहा कि इसका इस दुनिया में कोई नहीं है? शायद मुझसे झूठ बोल रही थी। बाकी घर वालों से भी मैं देखती हूँ कि वह रोज़ चाय देकर इसी वक्त कमरे से बाहर निकल आती है। शायद इसकी मेरी सास से कुछ अनबन हो गई है। एक दिन फिर से वह घर से बाहर चली गई। सोच लिया कि आज मुझे क्या करना है। मैंने उसके कमरे में गई और कपड़े पहन लिए। मेरी इसके के जैसी ही थी, इसीलिए कोई अगर दूर से देखता तो पहचान नहीं पाता। मीना के कपड़े पहनकर चाय लेकर अपनी सास के कमरे में चली गई। चेहरे मैंने जानबूझकर ढक लिया था। जैसे ही चाय देकर वापस पलटी तो मेरी सास कहने लगी, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। कितने दिनों से तुम मुझसे नाराज रहोगी? मैं कोशिश करूंगी कि तुम बहुत जल्दी तुम्हारे लिए कुछ करूं, बस थोड़ा सा वक्त दे दो। तुम्हारा ऐसा बहुत बड़ा एहसान है कि तुमने अपनी माँ की मौत के लिए मुझे माफ़ कर दिया, मुझे ही अपनी माँ के बराबर समझा। तुम जो कह रही हो वैसे ही करूँगी। बस कुछ ऐसा बात है सुना कि
मेरे सब्र का पैमाना टूट गया कि आज तो इन्हें हकीकत बतानी ही पड़ेगी, यह सब क्यों कर रही है। मैंने अपने चेहरे से दुपट्टा पीछे किया और सख्त शक्ल देखकर मेरी सास चेहरे की रंगत उड़ गई। मुझ पर चिल्लाते हुए कहने लगी, तुमने मीना के कपड़े क्यों पहने? तुम क्या खेल खेलने की कोशिश कर रही हो? मैं समझाते हुए कहा कि खेल तो मीना खेल रही है, आप ये क्या कह रही हैं? आप इसकी माँ की मौत की जिम्मेदार हैं, जबकि इसकी माँ तो जिंदा है। मैं खुद इसकी माँ से मिली हूँ। यह सुनकर तो मेरी सास चौंक कर रह गई। कहने लगी, तुम कुछ नहीं जानती, तुम सबसे दूर रहो। माँ की मौत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। मेरी वजह से बेचारी इस दुनिया से चली गई। मैं अंदर ही अंदर मर रही हूँ। अब अगर इसकी अपनी माँ की मौत के लिए मुझे माफ़ कर दिया है तो तुम हमारे बीच क्यों पड़ रही हो? अब मेरी सास की हालत ख़राब होने लगी। मैं घबराने लगी, कुछ हो ना हो जाए। इतने में मेरे पति आ गए। वह मुझ पर गुस्सा होने लगे कि आखिर माँ को ऐसी क्या कहा कि बेहोश हो गई। इतने में मीना भी आ गई। मैंने अपनी सास को होश में लाते हुए कहा कि आज तो सब सच का खुलासा हो जाएगा। मेरी सास होश में आई तो मैंने कहा, आधी सच का खुलासा हो चुका है, आप मुझे अब बाकी कहानी भी बता दें। आप मीना की माँ की मौत की जिम्मेदार क्यों हैं? अभी सभी लोग वह मेरे सवाल से परेशान हो गए। शायद वे नहीं चाहते थे कि राज मेरे को पता चले। मेरी सास कहने लगी, मीना की माँ कमला मेरे घर में काम करती थी। यह भी बचपन से ही मेरे घर में काम करती थी। 2 साल पहले की बात है, जब माँ कमला मेरे सोने का लॉकेट चोरी कर लिया। मुझे इससे यही उम्मीद नहीं थी। जिस पर इतना भरोसा करती थी मेरे साथ ऐसा करेगी, इसीलिए मैंने जोर से थप्पड़ मारा, पीछे को धक्का दिया। इस वक्त हम छत पर खड़े थे और मेरा इरादा हरगिज इसे नुकसान पहुंचाने का नहीं था, मगर गुस्से में मेरा दिए धक्के की वजह से इसकी माँ नीचे गिर गई। उसकी मौत हो गई और उसने हमें अपनी माँ के अंतिम संस्कार में भी नहीं आने दिया। मेरा दिल कचोट रहा था कि मैं एक मासूम सी जान ले ली। इसीलिए मैंने माफ़ी मांगने पर वह दोबारा हमारे घर आ गई, क्योंकि यह भी जानती थी कि मैंने जानबूझकर माँ को चोट नहीं पहुंचाई। बस तब में ही हम इस ख्याल रखते हैं और इसकी जो ख्वाहिश होती है पूरा करना अपना फ़र्ज समझते हैं, ताकि हम मुझे इसकी माँ की मौत के जिम्मेदार न दे। अभी कुछ ही दिन पहले मीना मुझसे कहा था कि अपनी छोटी बहू बना लो, तो मैं इस बारे में सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा, बस इसीलिए यह मुझसे कुछ नाराज़ थी। मैंने मीना की तरफ देखते हुए कहा कि तुमने इन्हें बताया नहीं कि इस हादसे में तुम्हारी माँ की मौत नहीं हुई थी, बल्कि वह बच गई थी। मेरी इस बात पर तो जैसे सबको सांप सूंघ गया, सन्नाटा फैल गया। सबने हैरानी से मीना की तरफ देखा और नजरें चुरा रही थी। मैंने अपनी सास से कहा कि यह लड़की पिछले 2 साल से आपको बेवकूफ़ बना रही है। मैं सिर्फ आपको बल्कि घर वालों को, इस हादसे में इसकी माँ की हालत काफ़ी नाजुक थी, मगर वह बच गई थी। हाँ, इसके सर पर गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से आज भी वह कभी अपनी बात को याद कर लेती है तो भूल जाती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी, 2 साल पहले वह लॉकेट कमला ने नहीं बल्कि मीना ने चुराया था अपनी बेटी के लिए। इस बेचारे ने खुद पर इल्ज़ाम लिया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि यूं सबके सामने इसकी हकीकत खुल जाएगी। मैंने सख्ती से कहा कि अब तुम सब सच सच बता दो, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से तुम्हारी माँ से मिल चुकी हूँ। मीना के पास कोई चारा नहीं था। वो शर्मिंदा होते हुए कहने लगी, बचपन से ही अमीर जैसे बनने का ख्वाब देखती आ रही थी। मैंने माँ अपनी बहुत समझती थी, मगर फिर भी नहीं चाहती थी कि बड़े घर की बहू बनूं। मालकिन थोड़ा बेटा मेरी उम्र का था। मैं वक्त सोचती थी कि ऐसा करूँगी कि सब लोग मेरे बस में करूँ। फिर कुदरत ने मौका दे दिया। एक दिन वह लॉक मैंने ही चुराया, लेकिन माँ ने इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया। फिर वह हादसा हो गया, मेरी माँ बच गई, लेकिन मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि घर में घुसने की, सबको अपने बस में करने का तरीका आया। मैंने बताया कि मेरी माँ मर गई है। फिर मैंने प्लान के अनुसार यह मुझे घर में ले आई और दूसरा मकसद भी पूरा होने वाला था, क्योंकि आपके छोटे बेटे को मजबूर कर दिया था कि मुझसे घर दूसरी बहू बना देती। इसका सारी प्लानिंग सुनकर सब दंग रह गए। वह उम्र में इतनी कहीं कम थी, मगर इसकी चालाकी ऐसी थी कि किसी को भी यकीन नहीं आया। अब मुझे इसको कहने की ज़रूरत नहीं थी कि वह इस घर से निकल जाए। वह जान गई थी कि इसका दाना पानी यहाँ से उठ गया है, इसीलिए चुपचाप वहाँ से चली गई और कभी फिर वापस हमारी ज़िंदगी में नहीं आई। तो दोस्तों, कभी भी ऐसे शातिर इंसान से
हमें मुखातिब नहीं होना चाहिए, बल्कि बच के रहना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी?